हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 11th क्लास का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का 6वां चैप्टर चालू होने वाला है। अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी चैप्टर है, उसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएँ। भू आकृतिक प्रक्रियाओं का मतलब क्या होता है बच्चों? भू आकृतिक प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि जो हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, वो बनती हैं बिगड़ती हैं किस तरीके से। पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, गहरी गहरी गड्ढे आदि जो पाई जाते हैं वो भू आकृतिक प्रक्रियाएँ होती हैं। और उन्हीं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के दौरान अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे बच्चों आज। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों, प्रॉपर्टी यानी धरातल और अन्य आंतरिक यानी अंदर के संस्तर यानी जो परतें, उनका क्रम विकास कैसे हुआ। भूपर्पटी प्लेट का संचलन किस प्रकार हुआ। जो भूपर्पटी प्लेट है, धरातलीय प्लेट, उसका संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के बाद अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं कि धरातल असमतल क्यों है। जो धरातल है वह समतल क्यों नहीं है, असमतल क्यों है, इसी प्रश्न से हम आरंभ करेंगे इस पाठ को। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। ये हमने पहले पाठों में पढ़ चुके हैं। जो हमारा धरातल है वह आज भी गतिशील है, गतिमान है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र संचलित होती थी। यानी ऐसा माना गया है कि जो वर्तमान में जो जितनी धीमी गति से ये संचलित होती है भूपर्पटी, यानी हमारी भूपर्पटी जो धरातलीय प्लेट है, वह प्राचीन काल में जब शुरुआत में तीव्र गति से संचलित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब, जो हमारी भूमि है उसके अंदर सक्रिय आंतरिक बल, जो आंतरिक बल हैं, अंदर जो लगने वाले बल हैं, उनमें जो पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। जो हमारी पृथ्वी के धरातल में बाहरी सतह पर जो अंतर हमें दिखाई देता है वो आंतरिक बलों में असमानता के कारण है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। धरातल जो है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा बहुत सारे प्रेरित बाह्य बल हैं, उनसे प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं। ऐसा माना गया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी के मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उत्पन्न आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। कहने का मतलब यही है कि हमारी पृथ्वी का जो धरातल है वो आंतरिक बलों से प्रभावित होता रहता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। और ये हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यानी बदलता हुआ रहता है। बाह्य बलों को, जो बाहर हमारे धरातल पर जो बल कार्य करते हैं, उनको बहिर्जनित एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम, जो बहिर्जनित बल हैं, बाहरी जो बल हैं, उन क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई यानी ऊंची उठी हुई भू आकृतियाँ का विघर्षण। विघर्षण का मतलब उनमें घर्षण होना, वियरिंग डाउन, तथा बेसिन यानी निम्न क्षेत्र यानी गहरे नीचे क्षेत्र, निम्न क्षेत्रों व गर्तों का
गर्त यानी गड्ढे, गड्ढों का भराव अधिवृद्धि या तल्लोचन बोलते हैं। जो भराव होता है ऊपर, मतलब गड्ढे भर जाते हैं धरातल पर अपर्दन के माध्यम से। किसके माध्यम से? अपर्दन के माध्यम से। उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बहिर्जनिक प्रक्रिया और अंतर्जनिक प्रक्रियाओं में आपस में घर्षण होता रहता है। जब तक अपर्दन जब तक चलता रहता है जब तक वह चट्टान समतल नहीं हो जाती, और इसी को तल संतुलन कहा जाता है, ग्रेडेशन। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये हमारे धरातल को ऊंचा नीचा या असमान करती रहती हैं या उनका निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने में असफल रहती हैं। जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं वो क्या है? जल, हवा, वायु, हिम, समुद्री लहरें, धाराएं, ये क्या करती रहती हैं? ऊपर जो ऊबड़ खाबड़ धरातल है उसको समतल करने का प्रयास करती हैं, लेकिन आंतरिक बल जो है उसके कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ ऊपर उठती हैं, तो ये क्या है? असफल हो जाती हैं उनको बराबर करने में। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधाभास कार्य चलते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बहिर्जनिक प्रक्रिया उनको समतल करने का प्रयास करती हैं और अंतर्जनिक जो बल हैं वो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को ऊबड़ खाबड़ करते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं। अंतर्जनित हैं जो भू आकृतियों का निर्माण करने वाले हैं, तथा बहिर्जनिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूमि विघर्षण का मतलब होता है जिसमें भूमि में घर्षण होता है। इसके बाद देखिए, भूतल संवेदनशील है। हमारी जो धरातल है वो संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है पूरे धरातल पर, तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग भी करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवह में योगदान होता है। धरातल के पर्यावरण के साथ में मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। यानी मानव इनका उपयोग तो करता है लेकिन उचित रूप में करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो बचे रह सकें। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है। हमारे धरातल को काफ़ी करोड़ों वर्षों से यह आकार प्राप्त हुआ है, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। हमारे धरातलीय स्वरूप में यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही हैं, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें जानना होगा कि ये जो धरातलीय स्वरूप है वो किसके आधार पर बने हैं, और प्रकृति से जो पदार्थ यानी जिन पदार्थों से प्रकृति का निर्माण हुआ उनको हम समझ लें तो निश्चित रूप से हम प्रकृति को हानि होने से बचा सकते हैं। अब आता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो देखिए बच्चों, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू माने पृथ्वी, आकृति माने आकृति, प्रक्रिया माने क्रियाएं, प्रोसेस की किस तरीके से भू आकृतिक प्रक्रियाएं चलती हैं। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर
धरातल के जितने भी पदार्थ हैं उन पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास, भूमि की जो बनावट उसमें परिवर्तन को ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब यही है, बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों के कारण, भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में क्या होता है, परिवर्तन होता है, भूमि की बनावट में परिवर्तन हो जाता है, उन्हीं को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण, डी एस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता, वैल्कोनिज्म अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, बृहदक्षरण, मास वेस्टिंग, अपर्दन एवं निक्षेपण, डिपोजिशन वायुजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ये क्या है? वायुजनिक, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी वायुजनिक तत्व जैसे कि जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण, एक्वायर, अधिग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, तथा परिवहन करने में सक्षम, परिवहन यानी अपने साथ ले जाने में सक्षम है, उनको भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर, गतिशील हो जाते हैं ढाल के कारण, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं, ढाल के सहारे ले जाते हैं। जैसे पर्वतों से मलबा खिसकता है तो वो ढाल के सहारे खिसकता है, और निचले भागों में, निचले यानी नीचे गड्ढे वाले भागों में निक्षेपित यानी जमा कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएँ तथा भू आकृतिक कारक, विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो उन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। भू आकृतिक कारक और भू आकृतिक प्रक्रियाएं दोनों ही एक हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक, एजेंट, एक गतिशील माध्यम होता है, जैसे कि प्रवाहित जल, हिमानी यानी बर्फ, हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं, जो धरातल के पदार्थों को क्या करते हैं, हटाता है, ले जाता है और निक्षेपण यानी जमा करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त यानी बहते हुए जल, भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक बच्चों क्वेश्चन है कि क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक, डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव, स्ट्रेस डालता है, दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वारभाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है, शुरू करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर हों, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर ये प्रवाहित होते रहते हैं। अंतर्जनित प्रक्रियाएं बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।